हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश एम कैप सॉल्यूशन सीरीज। और आज डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की एम कैप नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक, यानी कि पार्ट 2। और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके खुद से भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट। रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड ने वो किया था एक एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो। उससे किसकी डिस्कवरी हुई थी? उस एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की। उसने यही तो बताया था कि इतने अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं इधर से, तो इस पन्नी से बाकी सब पार्टिकल पार हुए जा रहे हैं और एक पार्टिकल वापस 180 डिग्री पे आ रहा है लगभग। तो जो हो के आ रहा है वो न्यूक्लियस से टकरा के आ रहा है, यानी कि एटम का ज़्यादातर भाग तो कैसा बताया उसने, खोखला होता है, लेकिन उसका जो मास होता है वो उसके सेंटर में होता है, और वो भी पॉजिटिव। इसलिए तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द चार्ज ऑन द एटम कंटेनिंग 8 प्रोटॉन 9 न्यूट्रॉन एंड 9 इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी एलिमेंट को कैसे किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड, एक्स और ए, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे जेड क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन यही से कहते हैं एटॉमिक नंबर। और ये क्या होता है? उसका एटॉमिक मास होता है। और ये किसके? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के इक्वल होता है। अब जो चार्ज होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स पे। नॉर्मली एक एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने की प्रोटॉन होते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 8 प्रोटॉन है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे इसके पास, लेकिन ये कह रहा है कि 9 न्यूट्रॉन एंड 9 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास क्या है? 9 इलेक्ट्रॉन, यानी कि होने तो अपने पास अपने हिसाब से 8 ही होनी चाहिए थी, लेकिन इसके पास कितने? 9, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रखा है, तो -1 ले रखा है उसके लिए माइनस। और कितने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं? 1। तो क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। अमोंग द फॉलोइंग द हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल इज। ये कहना है इनमें हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है। तो सबके देख लेते हैं वेट कितने होते हैं। सबसे ज़्यादा वेट होता है न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻7 होता है केजी में। इस तरह फिर होता है उसके बाद में प्रोटॉन का। प्रोटॉन का कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजी। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एटॉमिक वेट, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग क्या होता है? सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, वो कि यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। और इलेक्ट्रॉन का तो जानते हैं सबसे कम होता है 9.31 इंटू 10⁻31 केजी। अब सब कहेंगे कि यहाँ पे 9.31 है, अब तो यहाँ पे 10⁻31 भी तो है, वो नहीं दिखेगी क्या? और पॉजिट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जितना एटॉमिक वेट होता है, बस उस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सेकंड। अब ये करना है आइडेंटिफाई टू करेक्ट मैच, यानी कि अपने को करेक्ट मैच करना है। सबसे पहले देख लेते हैं अपन क्या है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स पता होने चाहिए क्या होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनमें क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम। और एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट। ये होता है आइसोटोप्स। अब आइसोडाइफर्स ये क्या होते हैं? इनमें होता है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? सेम होती है। जिनमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन नंबर क्या हो? सेम, उन्हें बोलते हैं आइसोडाइफर्स। और आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनका क्या हो? एटॉमिक वेट तो क्या हो? सेम, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। और आइसोटोन्स किसे बोलते हैं? जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, आइसोटोन बोलते हैं उन्हें। देखते हैं अपन आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स में क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम किसके आ रहे हैं? बी वाले में। और एटॉमिक मास भी अलग अलग आ रहा है, तो ये क्या हो गए? आइसोटोप्स हो गए।
फिर उसके बाद इजीली देखना होता है आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक मास सेम होता है। तो ये वाला हो गया, इसमें एटॉमिक मास 3 और एटॉमिक नंबर 1 2, तो ये क्या हो गया, आइसोबार्स हो गए। चलो ये दो तो फिक्स हो गए। अब आइसोडाइफर्स वो होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन माइनस क्या हो, प्रोटॉन नंबर सेम हो। तो आइसोडाइफर्स सबसे पहले ये बच गया, ये बच गया, इन दोनों में देखना होता है। अब इन दोनों में इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए, 36 माइनस 32, यानी 76 माइनस 32, तो 4 इसमें आ गए 44 न्यूट्रॉन। ये तो होता है जेड एक्स और ए। तो ए होता है, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और ये जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन के लिए क्या करेंगे, पी प्लस एन माइनस पी कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच जाएंगे अपने पास, यानी कि ए माइनस पी, यानी कि एटॉमिक नंबर में से, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो अपने पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे आए 44। अब इसी तरह आर्सेनियम में कितने आएंगे, 77 माइनस 33, यहाँ पे भी कितने आए 44, यानी कि यहाँ पे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ गए। तो ये क्या हो गया, आइसोटोन्स हो गए ये वाले। आइसोडाइफर्स में क्या होता है कि न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन नंबर सेम होना चाहिए। तो अब एक ऑप्शन बच रहा है ये वाला। अब इसमें देखते हैं न्यूट्रॉन कितने हैं, सो 235 92, यानी कि 3, और इसमें कितने बच गए 4, 143, इसमें कितना आ गए प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन है, यानी कि इसमें 143 न्यूट्रॉन यूरेनियम में है। और इसी तरह थ्योरियम में कितने आ जाएंगे, 231/90 माइनस 90, तो 121, इसमें आ रहे हैं 141 किसमें, थ्योरियम में। ये क्या है, न्यूट्रॉन। अब अपने को क्या करना होता है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। तब यहाँ से 143 में से कितने माइनस करने होंगे अपने को, 92, और यहाँ पे 141 में से कितने माइनस करने होंगे, 90, तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 और कितना 5, और इसी तरह यहाँ पे भी कितना बचेगा 1 और 5, यानी कि कितना हो गया 51, यानी कि दोनों में न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन नंबर क्या आ रहा है, सेम, इसलिए ये क्या हो गए, आइसोडाइफर्स हो गए। तो ऐसा कौन सा हो रहा है कि A4 के साथ और B फर्स्ट के साथ, तो ये वाला करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21। ये कौन सा था, 20 रहेगा बीच में। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशो, कि चार्ज और मास का रेशो निकालना है, यानी कि Q/m, ये रेशो अपने को निकालना है। सबसे पहले दे रखा है अपने को क्या क्या दे रखा है, न्यूट्रॉन। इसमें क्या होता है कि इसका मास कितना मानते हैं अपन, एक प्रोटॉन होता है इसमें, तो प्रोटॉन का मास 1 मान रहे हैं अपन यहाँ पे, और सॉरी इस पे चार्ज कितना हो गया 1 यहाँ पे, और इसका मास कितना होता है न्यूट्रॉन का 2, यही तो होता है, ये एक आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, यही तो आता है इस पे, तो इसका मास हो गया 2 और ये आ गया 1, तो D प्लस के लिए होगा, और हाइड्रोजन प्लस के लिए H प्लस के लिए कितना होगा 1/1, तो ये कितना आ गया 1 आ गया ये। अब क्या हीलियम प्लस के लिए, हीलियम में यानी कि चार्ज तो कितना है +1 ही है, और यहाँ पे कितना है हीलियम के लिए कितना होता है 4, यानी कि ये कितना आ गया 0.25, और He+2 में कितना आ गया, चार्ज आ गया 2 और मास कितना होता है 4, तो यानी कि ये आ गया 0.5। अब ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशो कितना आ रहा है 1 H+ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में। फाइंड द करेक्ट ग्राफ पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, तीनों में। हम जानते हैं क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है KE, वो इक्वल टू किसकी होती है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को h म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसको किससे h/μ0 से वो किया जाता है रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे देखो क्या कैसे क्या होता है कि समझ लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे सरफेस पे होते हैं, तब इलेक्ट्रॉन को मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, उसे यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी एनर्जी चाहिए होगी, वो चाहिए होती है h/μ0 थ्रेशोल्ड एनर्जी, यहाँ तक सरफेस तक आने में। और सरफेस तक आने के बाद वो गति करेगा, यानी कि मोशन करेगा v वेलोसिटी से, तो उसके पास कौन सी एनर्जी आती है, आ जाती है फिर काइनेटिक एनर्जी।
अब उसे अपन ने टोटल एनर्जी कितनी देनी होगी, फिर एच म्यू अपन टोटल एनर्जी देते हैं, वो किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसमें चेंज हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, एच म्यू माइनस एच म्यू नोट। तो ये रिलेशन आ गया यहाँ से, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नोट। अब इसकी कंपेयर करें ग्राफ बनाने के लिए, y इक्वल टू क्या हो गया, ग्राफ किस में बनाना है अपने को, म्यू नो इसमें बनाना है फ्रीक्वेंसी के साथ में। तो ये क्या हो गया, एम एक्स माइनस सी, यानी कि अब इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, अपने को पता चल गया y पे क्या लिखना है, काइनेटिक एनर्जी, और m कितना हो गया, टेन थीटा क्या होगा इसका, एच म्यू, और x पे क्या लिखना है अपने को, म्यू, और ये एच म्यू नोट ये क्या दे रखा है इसका, माइनस सी, यानी कि इसमें ये जो सी क्या होगा, सी की वैल्यू कितनी होती है टी, यानी कि एक्स पे जीरो की वैल्यू जहाँ पे वाई की वैल्यू होती है वो होती है सी, यानी कि जहाँ पे एक्स जीरो होता है और वाई की वैल्यू जितनी होती है वो सी होता है। तो यानी कि यहाँ पे एक्स जीरो पे वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस सी, यानी कि माइनस एच म्यू नोट, ये इस तरह से। फिर उसके बाद टेन थीटा पॉजिटिव में जा रहा है एच के हिसाब से, तो टेन थीटा ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ऐसा ग्राफ है कोई, कौन सा ग्राफ है ऐसा, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 22, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नोट फॉर ए मेटल इज 5.0 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू दे रखा है, ये स्ट्राइक ऑन ए मेटल सरफेस। तो यही क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसने पूछा है, और एच म्यू और एच म्यू नोट, एच कॉमन आ रहा है यहाँ से, यानी कि म्यू माइनस म्यू नोट। अपने को यही सोल्व करना है, क्या करना है इसमें, माइनस ही करना है बस, बाकी सब तो इसने दे ही दिया। अब कईयों के ना ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक जगह प्लस आ रहा है एक जगह माइनस, तो वो याद रखे कि टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होती है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ से ये आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी अपने से पूछ रहा है एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 मान रहे हैं यहाँ पे, इंटू 10⁻34। एच में ही, सॉरी ऑप्शन देख लेते हैं, एच में ही दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्यों पुट करें अपन। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 1.5 इंटू 10⁻15, और म्यू नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 5.0 इंटू 10⁻5.0 इंटू 10⁻14 ऐसे दे रखी है। तो ये कितना हो गया, 0.5 इंटू 10⁻15 लिख सकते हैं इसको अपन, तो यानी कि 0.5 इंटू 10⁻15, ये माइनस करना है तो कितना बच गया, 1 इंटू 10⁻15। तो है ऐसा कोई ऑप्शन, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, एच 1 इंटू 10⁻15, यानी कि एच इंटू 10⁻15। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कैथोड रेज, कैथोड रेज के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना अपने को। डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सही बात है, जैसे कैथोड रेज जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ये डिफेक्ट होती हैं। स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के एक बीम के रूप में ऐसे ही चलती है स्ट्रीम के रूप में, और मूव विद सेम स्पीड एट लाइट, ये क्या कह रहा है, सेम स्पीड, सेम स्पीड नहीं होती, ऑलमोस्ट सेम स्पीड होती है। कैसे, इनकी स्पीड होती है लगभग 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड, और लाइट की होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अपन लगभग, यानी कि ये कितनी होती है, लाइट की स्पीड से 1/10 कम स्पीड से चलते हैं, यानी कि इनकी लाइट की स्पीड के 1/10 होता है। तो सेम कैसे हुआ, तो ये तो गलत हो गया ना। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जब रे ही बता रहा है तो स्ट्रेट लाइन में जाएंगी ना, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 24, लेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इज 1/4 एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 3/2 ऑफ ओरिजिनल मास, देन द एटॉमिक वेट ऑफ C612, इसका एटॉमिक वेट क्या होगा। यानी कि अपन मान रहे हैं कि पहले क्या था, m न्यूट्रॉन इक्वल टू m प्रोटॉन, लगभग यही होता है सेम। अब C612 में क्या थे, ये दे रखा है C612 है कार्बन का,
तो यहाँ पे न्यूट्रॉन, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12 माइनस 6, 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए। नंबर्स ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, 6। तो यानी कि पहले क्या था, M1 मास कितना था, 6 इंटू एम प्रोटॉन प्लस 6 इंटू एम न्यूट्रॉन, यही था टोटल मास, यही होता है अपने पास टोटल मास। अभी दोनों का मास लगभग सेम है, तो ये क्या हो गया, 12, 12 है, क्या लिख सकते हैं इसे, एम, यानी कि अपन मान रहे हैं कि इन दोनों का मास है और किसके इक्वल है, वो एम के बराबर मान रहे हैं अपन। तो ये आ गया M1 अपने पास। अब कह रहा है कि M2 क्या कह रहा है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं कर रहा है, ये केवल उनके मास में चेंज कर रहा है। यानी कि प्रोटॉन तो रहने तो चाहिए, 6 ही रहने, पर क्या कर रहा है, 1/4 कर दिया मास का, यानी कि M/4 कर दिया। अब यहाँ पे कितने हैं, रहने तो न्यूट्रॉन 6 ही हैं, लेकिन मास को कितना कर दिया, 3/2 ऑफ एम कर दिया, पहले से 3/2 कर दिया। तो ये कितना हो गया, 15 M प्लस ये कितना हो गया, 9M, तो ये कितना हो गया, 10.5M। अब अपने को परसेंटेज पूछ रहा है कि इंक्रीज डिक्रीज, तो M1/M2 ऐसे निकालेंगे परसेंटेज। पहले कितना था, 12M, और अब कितना है, 10.5M। M से तो M कैंसिल हो गया। अपन M1 को 100 मान रहे हैं, 100%, 100% था पहले पूरा, और M2 निकालना है अपने पास, कितना आएगा, और ये 10.5। तो M2 कितना आ गया अपने पास, 100 इंटू 10.5/12 है, तो ये कर दिया है। और ये कितना होता है, लगभग 9, यानी कि M2 इक्वल टू कितना आ गया, 90%, यानी कि 90 से कुछ कम ही होगा, लेकिन अपन ऑलमोस्ट मान रहे हैं। वहाँ पे इतना टाइम थोड़े मिलता है कि करते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट में दे रखे आंसर, दूर दूर है ना ऑप्शन, तो ऑलमोस्ट ले सकते हैं अपन। यानी कि M2 आ गया 90%, तो उसका मास कितना कम हो गया, 10% कम हो गया ना, पहले 100% था और अब 90% ही बच रहा है, तो 10%, यानी कि लगभग कितना हो गया, डिक्रीज बाई 12.5%। अब क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, हाउ आर द रेडियस ऑफ न्यूक्लियर आर एंड मास नंबर, यानी कि आर और मास नंबर में रिलेशन पूछ रहा है। हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा, ऐसे ही तो होगा, इसका वॉल्यूम कम है फिर इसका ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है ऐसे, तो इसका एटॉमिक मास कम होता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि जो वॉल्यूम है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, डायरेक्टली ए के एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल आ गया, मास नंबर के। अब वी कितना होता है, एक गोले को अपन एटम को एक गोला मान सकते हैं, तो यानी कि ये कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। तो यहाँ से आर की क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, यही आ रहा है। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये हटाते हैं प्रोपोर्शनल का सिंबल और यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं, ए कांस्टेंट लगा दिया R0। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और ये R0 क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो R इक्वल टू क्या आ गया, R0 कांस्टेंट हो गया, ए की 1/3 ऐसे हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आ गया इसमें, इसमें ये कांस्टेंट है, ये पहले चाहिए यहीं पे कर लो, यानी कि R इक्वल टू 1/3। अब कई दिमाग लगा रहे होंगे R0 पे 1/3 क्यों नहीं किया, ये कांस्टेंट है, फिक्स है, इसकी वैल्यू 1/3 कैसे करेंगे, पहले कर लेते इसको तो भी वही बात रहती। क्वेश्चन नंबर 26, ए 200 वोल्ट बल्ब इमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दे रखी है उसकी ये, एंड ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज इमिटेड एज लाइट, और लाइट का वो केवल 10% इमिट कर रहा है, यानी कि उत्सर्जित इतना ही कर पा रहा है वो। फिर क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाय द बल्ब पर सेकेंड विल बी, तो नंबर ऑफ फोटोन पूछ रहा है कि पर सेकेंड कितने कर रहा है, ये निकालना अपने को। ये कैसे करेंगे अपन, ई इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू 1 फोटोन के लिए। अब यहाँ पे एन अपन मान रहे हैं एन फोटोन है यहाँ पे, तो ई इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ई एन इंटू एच म्यू कर सकते हैं यहाँ पे। पी पावर क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम, वो दे रखी है अपने पास कितनी, 200, ये एनर्जी अपॉन टाइम दे रखा है अपने को। तो एनर्जी क्या होगी, पावर इंटू टाइम, यही होगी एनर्जी को, यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, पावर इंटू टाइम इक्वल टू एन इंटू एच म्यू, ये कर सकते हैं अपन।
अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बल्ब बाई पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितने बल्ब, ये कितने फोटोन इमिटेड हो रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, P इक्वल टू क्या आ गया, N/T इंटू एच म्यू कर सकते हैं। ये N/T ये निकालना है अपने को, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इमिटेड कितने हो रहे हैं। तो यहाँ से क्या निकले, N/T की वैल्यू कितनी आ गई, P/H म्यू, यही करना है बस अपने को। अब यहाँ पे P की वैल्यू कितनी बता रही है कि एफिशिएंसी इसमें कितनी दे रखी है, केवल 10%। और 200 का 10% कितना हो गया, 10/100, यानी कि 20%, यानी कि 20, यानी कि ये 200 में से केवल 20 ही पावर इमिट करेगा, बाकी करेगा नहीं, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 10% ही दे रखी है। तो N/T पावर कितनी होगी, 20। H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34। और म्यू कितना, म्यू को क्या लिख सकते हैं अपन, C/λ। तो 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा कितना दे रखा है अपने को, इंटू 10⁻10 कर सकते हैं ये। अब यहाँ से इसको करेंगे तो यहाँ से ये कितना आ गया, ये कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं 280 इंटू 10⁻8 कर सकते हैं, अपॉन 6.6 इंटू 10⁻, यहाँ पे कितनी होगी, -26 इंटू 3। फिर 26 अपन ऊपर ले आते हैं तो ये कितना हो गया, 18, यानी कि 280 अपॉन ये कितना हो गया, लगभग इसको 20 मान सकते हैं, लगभग मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 10⁻, प्लस में कितना हो गया 18, तो ये कट गया, ये कितना आ गया अपने पास में 14। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 10⁻18, यानी कि इसको क्या कर सकते हैं 1.4 साइंटिफिक रूप में इंटू 10⁻19 है कोई ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमिनेट बाई जी थॉमसन। याद रखने वाली चीज़ है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ऑन एब्जॉर्बिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये दे रखी है वेवलेंथ लाइट की, ब्रोमीन मॉलिक्यूल के लिए दे रखी है। डिसोसिएटेड एंड फ्रॉम एटम, यानी कि कोई ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, Br2 में होगा ब्रोमीन मॉलिक्यूल, उसे डिसोसिएट करना है किस में, एटम्स में। तो ये 2Br एटम्स ऐसे कुछ बनेंगे, उनके लिए अपने को वेवलेंथ दे रखी है ये, और बताना है कि 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तोड़ने के लिए बॉन्ड को, ये दे रखा है उसने, और ये टोटल एनर्जी दी हुई इसने। तो फिर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पूछ रहा है ये, यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि जैसे अपन उसे फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट की तरह समझे तो ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ पे भरे हुए हैं Br2 मॉलिक्यूल्स ऐसे। अब यहाँ से एनर्जी देंगे अपन कितनी, एच म्यू, टोटल एनर्जी तो एच म्यू देते हैं। फिर ये Br2 मॉलिक्यूल टूटेंगे, टूटने के बाद इनके बॉन्ड टूटेंगे तभी तो ये सरफेस में आएंगे। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। फिर यहाँ पे आने के बाद ये मूवमेंट करेंगे, वो कितनी, काइनेटिक एनर्जी होगी। जहाँ से काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं अपन, टोटल एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये फॉर्मूला वैलिड होता है फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पे तो एटम है तो अपन उससे कंपेयर कर लें ताकि ईजिली समझ में आ जाए, ऐसे ही निकल जाएगा अभी। तो यहाँ पे अब थ्रेशोल्ड एनर्जी अपन कैसे निकालेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी दे रखी है इसने कितनी, 190 किलो जूल पर मोल, पर ये पर मोल दे रखी है, अपने को चाहिए पर मॉलिक्यूल। तो यानी कि ये दे रखी है कि Br2 के 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 190 किलो जूल। तो 1 मोल को क्या लिख सकते हैं, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो 1 मोलिक्यूल के लिए कितनी हो जाएगी, 190 इंटू 10⁻3, ये जूल में हो गया अपने पास, अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये लगभग कितना आंसर आ जाएगा, शायद 3 पॉइंट कितना हो गया 1 मान सकते हैं, और ये ऊपर गया 1, यानी कि 10⁻−19, इतनी एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी उसे बॉन्ड तोड़ने के लिए, 1 मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल के लिए।
अब क्या करना है अपने को, एच म्यू नोट यानी कि ये तो निकल गई अपने पास। अब एक एनर्जी और निकालनी, कौन सी, टोटल एनर्जी एच म्यू। एच म्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लैम्डा के टर्म में, एच सी वाई लैम्डा। एच की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻34। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा कितना हो गया 38 इंटू 10⁻10। ये एंगस्ट्रोन में दे रखा है यहाँ पे, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया अपन ने। ये कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो अपन लगभग कितना आएगा, ये कर रहे हैं इससे काट रहे हैं, यानी कि 20/38 इंटू 10⁻, ये कट के हो गए 18 कर लें इनको, और ये कितना हो गया 0.52 इंटू 10⁻18। तो साइंटिफिक रूप में से क्या लिख सकते हैं अपन, 5.2 इंटू 10⁻19। ये आ गई अपने पास टोटल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या करना है, बस माइनस ही तो करना है इसे, यानी कि 5.2 इंटू 10⁻19 में माइनस क्या करना है 3.1 इंटू 10⁻19। तो ये कितना हो गया, कितना बच जाएगा यहाँ पे 2.0 इंटू 10⁻, कितनी -19। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें देखो क्या है कि एक Br2 का जब मॉलिक्यूल टूट रहा है तो वो 2Br एटम बना रहा है, तो ये आई 2Br एटम के लिए, यानी कि ये होगी 2Br एटम की काइनेटिक एनर्जी। तो एक के लिए कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 2 कितनी आएगी 1 इंटू 10⁻19। है कोई ऐसा ऑप्शन, कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 29, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी यानी कि फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा लैम्डा डिक्रीज हो रहा होगा, तो कोई किसी भी ऑर्डर में देख सकते हैं अपन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है फ्रिक्वेंसी या लैम्डा देखे तो सबसे कम किसका होता है लैम्डा। सबसे पहले आते हैं माइक्रोवेव्स में आती हैं, फिर आती हैं रेडियो वेव्स आती हैं, फिर उसके बाद कौन सी आती है विजिबल, वो इंफ्रारेड आती हैं, फिर विजिबल, फिर पैराबैंगनी रेज, अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज, फिर एक्स रेज, गामा रेज, इस तरह से आती हैं। तो सबसे कम लैम्डा के इस तरह से क्या हो गया, लैम्डा के नीचे जा रहे हैं तो लैम्डा घटता जा रहा है और फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है ऐसे नीचे चलने पर। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी होगी, एक्स रेज की, यहाँ पे गामा रेज की, और यहाँ पे एक्स रेज की, यहाँ पे गामा रेज की। उसके बाद इंफ्रारेड की यूवी से कम होगी, गलत बात हो गया ये, क्योंकि कम होनी चाहिए ना, यहाँ पे ज़्यादा दे दी इसने। अब यहाँ पे विजिबल की ठीक है, फिर उसके बाद रेडियो वेव की, फिर उसके बाद माइक्रोवेव की, यहाँ पे गलत हो गया इन दोनों में। फिर गामा रेज, एक्स रेज, रेडियो वेज, यूवी रेज की कम दे दी इन्होंने, सबसे गलत हो गया, तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना डज नॉट सपोर्ट द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कह रहा है कि इनमें से कौन सा फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो नहीं करता लाइट के लिए, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम की मेटल पे सरफेस पे, यहाँ से लाइट आई। अब सोच सकते हैं कि लाइट पार्टिकल में आ रही होगी, बार बार एक साथ आ रही है पार्टिकल में, ऐसा नहीं कि रे के रूप में ऐसे आ रही है, आधी अब आई फिर आधी थोड़ी देर बाद आई, ऐसे टाइम से आ रही है, तो ऐसे तो इमीडिएट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये तो किसको शो करता है, फोटो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन को, ये भी शो कर रहा है और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी करता है। अभी इंटरफेरेंस क्या होता है वो देखते हैं। इंटरफेरेंस करता है वेव नेचर को शो। इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जैसे लाइट आ रही है, ऐसे मान रहे हैं कि ऐसे दो क्या है सिल्ट बना लिया अपन ने, दो छिद्र बना लिए। अब यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ पे जाएगी ऐसे किसी पर्दे पे, यहाँ पे अपन एक पर्दा लगा रखा है तो वो ऐसे जाएगी। तो अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, पार्टिकल नेचर से यहाँ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से केवल यहाँ तक क्या होना चाहिए था, लाइट केवल यहीं तक दिखना चाहिए था, बाकी ये सब क्या होनी चाहिए थी, अंधेरा होना चाहिए था बाकी यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे क्या है दो छेद मान लिया अपने, दो सिल्ट है यहाँ पे। अब यहाँ से लाइट जा रही है तो वो लाइट केवल रेडिएशन नेचर होता है, यानी कि पार्टिकल नेचर, तो लाइट ट्रेवल करती स्ट्रेट लाइन में, यानी कि लाइट फिर केवल इतने पार्ट में ही जा पाती, यानी कि लाइट केवल ऐसे दिखती है अपने को।
रेडिएशन होता तो। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, अपने को लाइट यहाँ भी दिखती है, यहाँ भी दिखती है, यहाँ भी दिखती है, यहाँ भी दिखती है। मतलब लाइट में क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस कर रही है लाइट, ऐसे वेव के रूप में चल रही है। तो क्या हो गया इसमें, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो एम कैफ ख़त्म होती है ये।